हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस देव क्लासेस बूंदी से। जैसा कि आपको पता है, ये जो आपके सामने है आज आरपीएससी जो राजस्थान लोक सेवा जो आयोग है उसके बारे में आज अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब इसमें चर्चा अपन क्या करेंगे ये देखने वाली बात है कि जो आरएस का सिलेबस है आपका, आरएस प्री का 2024 जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ था सितंबर के महीने में, आज उस सिलेबस के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इसके बारे में चर्चा करने के पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ अभी। क्योंकि क्या है कि अभी बच्चे जस्ट फ्री हुए हैं सीईटी के एग्ज़ाम से, पता है ना आप लोगों को। अब सीईटी का एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया, अधिकतर बच्चों को पता लग भी चुका है कि हम पास हो चुके हैं, हमारे 40% बन रहे हैं, तो अब हम आगे किसकी तैयारी करें। तो मेरा उन सभी भाइयों बहनों से और मेरे दोस्तों से यही कहना है कि आप का 40% नंबर आ गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर मेरे को बड़ा भाई समझते हो या गुरु कुछ भी समझते हो, तो आप मेरे को बड़ा भाई समझकर मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अब सिर्फ़ और सिर्फ किसकी तैयारी करें, आरएस की तैयारी करें। लेवल कैसा रहना चाहिए? आरएस लेवल रहना चाहिए, ताकि आपका आरएस लेवल रहेगा तभी आप आगे यहाँ पर छोटी मोटी वैकेंसी को तो यूँ ही आप लोग कवर कर लोगे। तो उस लेवल के तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करनी होगी और इसके लिए आपको कोई अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ पर ही बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे बता दूँगा ताकि आपका बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा पढ़ाई में, और आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं, क्योंकि आरएस का जो सिलेबस है उसके अंदर सब कुछ आ चुका है, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो चाहे सामान्य विज्ञान हो। अधिकतम 200 अंकों तक है और 3 घंटे तक इसका पेपर चलता है। आपके 150 प्रश्न होते हैं इसके अंदर। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है आपके इसके अंदर? 150 इसके अंदर प्रश्न होते हैं और 200 नंबर का ये पेपर होता है। तो इसमें कंप्लीट सब कुछ वो आ चुका है जो आप छोटे मोटे पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, सीईटी ग्रेजुएशन से जैसे पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, अकाउंटेंट वाला हो गया, इधर से आपके ग्राम सेवक वाला हो गया, है ना। तो ये अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स हैं जो आप इनसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। आगे समझ में बात, कोई लाग लपेट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप इस लेवल की तैयारी करेंगे तो ही आपका बहुत कुछ अच्छा हो सकता है आगे। अदरवाइज देखो, मेरी एक सीख मानेंगे आप लोग। होता क्या है कि अगर आप जंगल में शेर का शिकार करने जाओगे, अगर आप जंगल में शेर का शिकार करने जाओगे तो आप सीआर तो मार के ही लाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, अगर जंगल में आप किस उद्देश्य से गए कि शेर का शिकार करना है, तो आप कुछ ना कुछ तो सीआर तो मार के ही उसका शिकार करके तो लेकर ही आओगे। तो उसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है और आगे ये देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है। प्रश्न पत्र में एमसीक्यू रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्न समान अंक के रहेंगे। गलत उत्तर के 1/3 नंबर यहाँ पर काट ले जाएंगे। अगर मैं इसमें आगे की बात करूँ तो पहला जो कंसेप्ट है हमारे सामने यहाँ पर, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, और ये सब में आता है। प्रागैतिहासिक काल जो राजस्थान का स्थल है पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण और कांस्य युग तक है। ऐतिहासिक राजस्थान प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र इसके अंदर है। प्राचीन राजस्थान में समाज और धर्म संस्कृति कंप्लीट इसके अंदर है। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछवाहा। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसके आगे बात करूँ कि आधुनिक राजस्थान का उदय 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्र व राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। 20वीं शताब्दी में जनजाति किसान आंदोलन, 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण इसके अंदर आपके सामने देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ तक का आपके सिलेबस थे। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ पर, और इसके अंदर क्या क्या है, राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, हस्तशिल्प, प्रदर्शन कलाओं में शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य, नाट्य, भाषा एवं साहित्य, राजस्थानी भाषा की बोलियाँ, राजस्थानी भाषा का साहित्य, लोक साहित्य, धार्मिक जीवन में धार्मिक समुदाय है, संत संप्रदाय हैं आपके सामने इसमें सिलेबस में, लोक देवी देवताएं हैं,
राजस्थान में जो सामाजिक जीवन है उसमें देखने वाली बात है कि मेले व त्यौहार इसके अंदर है, सामाजिक रीति रिवाज इसके अंदर है, परंपराएं, वेशभूषा एवं आभूषण इसके अंदर है, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व भी इसके अंदर आपके सामने इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसमें अगर मैं यहाँ पर सिलेबस की जो बात करूँ, इसमें हमारे सामने जो सिलेबस निकल के आता है वो है आपके सामने भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री जो अपन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सामने यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री का। प्राचीन और मध्यकाल की बात है, भारत के सांस्कृतिक आधार सिंधु व वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, श्रमण परंपरा, नए धार्मिक विचार, आजीवक, बौद्ध और जैन इसके अंदर कंप्लीट है। क्वेश्चन 100% आता है, चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आता है। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियाँ, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल इसके अंदर है। प्राचीन भारत में कला वास्तु इसके अंदर है। प्राचीन भारत में भाषा साहित्य का विकास, संस्कृत, प्राकृत, तमिल है। सल्तनत काल की बात करें, प्रमुख सल्तनत काल शासकों की उपलब्धियाँ, विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, मुगल काल में राजनीतिक चुनौतियाँ, सुलह, अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठा इसके अंदर है। मध्यकाल में कला वास्तु, चित्रकला, संगीत का विकास भी इसके अंदर है। भक्ति, सूफी आंदोलन का धार्मिक और साहित्यिक योगदान भी इसके अंदर हमारे को देखने को मिलता है। आधुनिक काल में जो कंसेप्ट निकल के आते हैं वो क्या क्या निकल के आते हैं, आधुनिक काल में 19वीं और 1964 तक का मामला है भाई साहब। आधुनिक भारत का विकास, राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, प्रेस है, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार, विभिन्न नेता व संस्थाएं, स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सारे आंदोलन आ जाएंगे इसके अंदर, गांधी जी के द्वारा जो भी लगाए गए थे, चलाए गए थे। विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता व देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान, स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण, स्वतंत्रता की बात का राष्ट्र निर्माण, भाषाओं, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। तो नेहरू युग के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर देखें कि विश्व और भारत के भूगोल में क्या क्या हमारे को यहाँ पर दे रखा है, तो विश्व के भूगोल में प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल इसके अंदर दिए गए हैं। प्रमुख नदियाँ, झीलें इसमें हैं। कृषि के प्रकार हैं, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, पर्यावरणीय मुद्दे जैसे मरुस्थलीकरण हो गया, वनोन्मूलन हो गया, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ऊष्मीकरण और ओजोन अवशेष से संबंधित यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल से यहाँ पर प्रश्न निकल कर आते हैं। अगर मैं इसमें आगे बात करूँ भारत के भूगोल में, तो भारत के भूगोल में क्या क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें भारत का भूगोल, प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं, पर्वत, पठार, मैदान है, मानसून तंत्र है, पूरा वर्षा का वितरण इसके अंदर है, प्रमुख नदियाँ, झीलें इसके अंदर है, प्रमुख फसलें हैं, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, पूरा आता है कंसेप्ट। प्रमुख खनिज, लौह, एस्क हो, मैग्नीज हो, बॉक्साइड हो, अभ्रक हो। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत भारत का भूगोल। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख परिवहन गलियारे भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब इसके बाद अपन बात करें राजस्थान के भूगोल के बारे में। इसमें जो राजस्थान का जो भूगोल है, प्रमुख भू आकृति प्रदेश, उनकी विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं, प्रमुख नदियां, झीलें, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा। फसलों में बात करें तो गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, बाजरा इसके अंदर, बाजरा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख उद्योग है, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण तकनीकें इसके अंदर है। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियाँ इसके अंदर आती है। खनिजों में बात करें तो धात्विक और अधात्विक खनिज होते हैं। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जैव विविधता और इनका संरक्षण और पर्यटन स्थल और परिपथ इसके अंदर आते हैं। तो एक एक मैं चीज़ों को समझाते जा रहा हूँ आपके सामने। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम इस चीज़ को क्लासों में भी लेते हैं कि भारतीय संविधान की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भारतीय संविधान में यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली इसके अंदर है। भारतीय संविधान में जो आपके दार्शनिक तत्व है, संविधान सभा आती है, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं 100% क्वेश्चन आता है। संवैधानिक संशोधन कंप्लीट आते हैं, उद्देशिका आती है, मूल अधिकार आते हैं, राज्य नीति निर्देशक तत्व आते हैं और मूल कर्तव्य इसके अंदर आते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशल रिव्यू, भारतीय निर्वाचन आयोग के एक आता है। अभी सीईटी में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। संघवाद है, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति है, गठबंधन की सरकार है, राष्ट्रीय एकीकरण, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड है। आगे बात करें राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय 100% आते हैं इसमें से क्वेश्चन। प्रशासनिक व्यवस्था में बात करें तो जिला प्रशासन आता है, स्थानीय स्वशासन है, आपके पंचायती राज संस्थाएं भी इसके अंदर आती है। संस्थाओं में बात करें अपन, आरपीएससी हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग, क्वेश्चन आ रहे हैं अभी एग्जाम में, लोकायुक्त का भी क्वेश्चन आया आपके सीईटी में, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, लोक नीति व अधिकार भी इसके अंदर है, जिसके अंदर लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र भी इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद अपन बात करें यहाँ पर आर्थिक अवधारणा है, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा इसके अंदर है, जिसमें अपन बात करें यहाँ पर बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि, विकास का आधारभूत ज्ञान। लेखांकन में बात करें तो अवधारणा, उपकरण, प्रशासन में उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, अवधारणा, प्रभाव और नियंत्रण तंत्र इसके अंदर पूरा आर्थिक आपका, इसको मैं गजब तरीके से आपको यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा दूंगा, डोंट वरी रहें आप लोग, ठीक है ना। आगे देखें अपन आर्थिक जो विकास और आयोजन है उसके बारे में बात करें। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे व पहल, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार, उदारीकरण। मानव संसाधन की अगर अपन बात करें यहाँ पर और आर्थिक विकास, मानव विकास सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, 100% क्वेश्चन आता है इसका, तो 100%। फ्लैगशिप योजनाओं, बेरोजगारी अवधारणा हो, गरीबी भेज को बेरोजगारी, सामाजिक न्याय अधिकारिता में कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान क्या क्या है, जिसके नए चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं कि अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य कुल मिलाकर कुछ नहीं है, यह तो इकोनॉमिक जो सर्वे है ना आपका वही आता है, जो इकोनॉमिक आर्थिक समीक्षा है ना वो पूरी याद करके जानी है आपको, समझा कि कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, समृद्धि विकास योजना, आधारभूत संरचना संसाधन, प्रमुख विकास परियोजना, राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन, निराश्रित महिलाएं, बच्चे, वृद्धजनों और कृषकों और श्रमिकों के लिए यहाँ पर बातें बताई गई है। अपन बात करें यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आहार व पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक व पशुजन्य रोग, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं उनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, साधारणीय विकास, संधारणीय, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन और राजस्थान के विशेष संदर्भ में, विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास और राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो इस प्रकार के ये प्रश्न निकल कर आते हैं। तार्किक विवेचना की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जो आपका मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वाला जो पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या है वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें जो कथन मान्यताएं, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, विश्लेषण, तर्क क्षमता, एक तो ये इसके अंदर आता है। इसके अलावा मानसिक योग्यता में संख्या, अक्षर, अनुक्रम, कोडवाचन, कोडिंग, डिकोडिंग, संबंधों में संबंधित समस्याएं, दिशा ज्ञान, तार्किक व नारक, दर्पण, पानी, प्रतिबिंब, आकार व उनके उपविभाजन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ आधारभूत संख्यात्मक, यहाँ पर जो है मैथ्स वाला पार्ट, जिसको हम लोग क्लासों में भी देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे सामने यहाँ पर पार्ट हो जाता है। अनुपात, समानुपात, साझा, प्रतिशत, साधारण, चक्रवर्ती ब्याज, समतलीय चित्रों के परिमाप और क्षेत्र, आंकड़ों का विश्लेषण, सारणी, दंड आरेख, रेखीय आलेख, पाई चार्ट इसके अंदर आते हैं। माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ऋणात्मक माध्य, माध्य का बहुलक, क्रम से संचय और प्रायिकता, सरल समस्या। तो ये 5-7 जो मुख्य टॉपिक है जो इसके अंदर निकल कर आते हैं। और इसके बाद लास्ट में आर एस प्री का जो लास्ट का टॉपिक है, समसामयिक घटनाएं, राजस्थान, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं व मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, संस्थान और संस्थाएं, खेलकूद और संबंधी गतिविधियां इसके अंदर आपके सामने कंप्लीट है। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस एक एक पॉइंट के साथ पूरा समझा दिया है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, जिन मित्रों के भी सीटी का एग्ज़ाम था उन्होंने पास कर लिया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और दूसरी बात, अब आपको जो लेवल की तैयारी करनी है वो है आरएस लेवल की। आपको पता है इसका एग्ज़ाम 2 फरवरी को होने जा रहा है। फरवरी के माह में तो हो ही जाएगा 100%। फिर भी हमारे पास अभी भी बहुत टाइम है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने तो हमारे पास यहाँ पर सीधे यहाँ पर रखे हुए हैं। और 3 महीने में अपन आरएस प्री को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। बिना किसी का कोर्स लिए आराम से आप अपने स्तर पर तैयारी करें तो ही बेटर रहेगा। आप किसी के कोर्स के चक्कर में 2-2, 3-3 घंटे क्लासों में बंधे ना रहें, क्योंकि 3 घंटे तुम बैठे रहोगे, लिखते रहोगे, याद कुछ होगा नहीं। इससे अच्छा है कि आप कोई एक अच्छी बुक्स मार्केट से लेके आएँ, उनसे पढ़िए,
नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, तब जाके आपका कुछ भला हो पाएगा। तो अपन इसमें आपका पूरा साथ देंगे। इसी में आपको बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लगाई जाती है। उन सब चीज़ों को मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।